Good morning, ma'am. Good morning. आप लोग का 10th ग्रेड का अभी सब लोग आ गए? हाँ मैम. Only 13 participants are there. Very less. अभी आप लोग का 10th ग्रेड का जो सिलेबस है वो चेंज होके थोड़ा सा आया है. तो जो ग्रामर का टॉपिक है उसमें अलंकार एक टॉपिक ऐड होकर आया है. ठीक है, अलंकार आपने आज से पहले नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आप लोग कोई भी कविता पढ़ते हैं या कोई भी काव्य पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग आपको उस काव्यगत सौंदर्य में बताते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है. तो आज मैं जो आप लोग का टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है अलंकार. अलंकार. ये आपका नया टॉपिक जो है वो ऐड हुआ है ग्रामर में. ठीक है, फिर आपने ग्रेड 8th में मानवीकरण अलंकार पढ़ा हुआ है. उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है और उसको कैसे प्रयोग करते हैं. ठीक है, फिर इंग्लिश में अलंकार को आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है, तो आज मैं आपका ग्रामर का ये टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ. इसके नोट्स मैं आपको वेबजेनी पे शेयर करूंगी क्योंकि आपके पास ग्रामर का कोई अलग से बुक नहीं है जहां से आप पढ़ सकें. ठीक है, तो मैं ये टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ. अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो क्लास के एंड में पूछेगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं करिएगा वरना जो बच्चों को पढ़ा रही हूँ उसमें उन लोग को समझ में नहीं आता है. हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा डाउट है तो यू कैन आस्क. ठीक है, तो मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ. ओनली 21 पार्टिसिपेंट्स. तो मैं अभी आप लोग को सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अलंकार होता क्या है. अलंकार जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो माना जाता है आभूषण या गहना, जिसको हम बोलते हैं ऑर्नामेंट, आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं. ठीक है, तो अलंकार मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु को या किसी को सजाना, ठीक है, जिससे वो सुंदर लगे. तो यहाँ पे अलंकार का शाब्दिक अर्थ लिया गया है आभूषण या गहना. अलंकार अगर हम देखें तो कोई होता है, सब लोग अपने आप को तैयार करते हैं, रेडी करते हैं जिससे वो सुंदर दिखे. ठीक है, तो सुंदर दिखने के लिए वो जो वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो क्या हो जाता है? अलंकार. ठीक है, तो यहाँ हम काव्य में, हिंदी काव्य में अलंकार क्या होता है? जब हम काव्य को शब्दों तथा अर्थों से सुसज्जित करते हैं और भाषा को सुंदर बनाते हैं तो वह क्या हो जाता है? अलंकार. ठीक है, अब हम भाषा को सुंदर कैसे बनाते हैं? जब हम कोई भी कविता लिखते हैं या कोई कविता पढ़ते हैं तो उसमें तुकबंदी होती है, शब्दों के कारण, अर्थों के कारण उसमें क्या होती है? सुंदरता आ जाती है. तो इसको क्या कहा जाता है? अलंकार. तो अब आप ऐसे समझिए कि अलंकार क्या होता है. अलंकार क्या होता है? अलंकार वह तत्व होता है जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है. ठीक है, तो अलंकार क्या है? वह शब्द, वह अर्थ जिसके कारण हम अपनी कविता को, अपने काव्य को सुंदर बना रहे हैं. तो वो जो शब्द और अर्थ जिनके द्वारा हम अपनी कविता को सुंदर बना रहे हैं वो क्या है? तत्व है. तो इन तत्वों के माध्यम से जब हम अपनी कविता को सुंदर बनाते हैं तो वो तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं. ठीक है, इसमें हिंदी के कई ऐसे हिंदी के गुरु माने गए हैं जिन्होंने अलंकार की अलग अलग
परिभाषा दी है। तो मैं आपको एक दो परिभाषा यहाँ पे बता रही हूँ। एक है आचार्य वामन थे, उनके अनुसार जो अलंकार क्या होता है, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वो क्या है, अलंकार। अलंकृत मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अलंकृत मतलब होता है किसी को सजाना या सुंदर बनाना। तो जो भी चीज किसी भी वस्तु को अलंकृत करे वो क्या है, अलंकार है। सॉरी, अलंकृत का मतलब अलंकृत मतलब डेकोरेट करना किसी चीज को। आप कोई क्राफ्ट बनाते हैं, क्राफ्ट में जहां जहां आप कोई चीज स्टिक करते हैं तो उसको सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको छुपाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स यूज करते हैं उसको सजाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, आप अपने क्राफ्ट को सजाते हैं। ठीक है, सपोज आप लोग को किसी पार्टी में जाना हो तो आप क्या करते हैं, खुद को रेडी करते हैं, तैयार करते हैं कि हम अच्छे दिखें। तो ये क्या हो गया, खुद को अलंकृत करना, खुद को सजाना। तो यहाँ पे अलंकार मतलब क्या हो गया, जो काव्य को सुंदर बनाए, जो काव्य को सजाए वो क्या हो गया, अलंकार हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि अलंकार किस तरीके से काव्य को सजाता है या किस तरीके से वो काव्य को सुंदर बनाता है। ठीक है, तो अलंकार यहाँ पे मैं आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा बता रही हूँ कि कैसे वो काव्य को सुंदर बनाता है। ये एग्जाम्पल, मैं पहला एग्जाम्पल यहाँ पे ले रही हूँ, फूल हंसे कलियां मुस्काई। आप जानते हैं कि ये क्या है, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि प्रकृति पर जब मानव की भावनाएं आरोपित हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो यहाँ मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो फूल जो है वो हंस रहे हैं और कलियां जो है मुस्काई हैं। तो यहाँ पे प्रकृति पे क्या किया है कवि ने, मानव की भावनाओं को आरोपित कर दिया है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार के द्वारा इस कविता की पंक्ति में सुंदरता बढ़ाई गई है। ठीक है, कलिया क्या है, कलियां फ्लावर बर्ड होता है बेटा। ठीक है, तो फूल हंसे कलियां मुस्काई। सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ, ये आपका ग्रेड 10th का ही पोयम है, उससे मैंने लिया है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपनी सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक कर रहा है बार बार। मेखलाकार मतलब है पर्वत की जो श्रेणियां होती हैं, जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, पर्वत का एक पूरी श्रेणियां है, उसको मेखलाकार पर्वत बोला गया है। अपनी सहस्त्र, सहस्त्र मतलब होता है हजारों या 1000 जो बोलते हैं। दृग मतलब होता है नयन या नेत्र। सुमन मीन्स होता है फूल। ठीक है, तो जो वो पर्वत है वो अपनी हजारों नेत्रों से, कौन है उसके नेत्र, वो जो पहाड़ी के ऊपर फूल उगे हुए हैं, तो वो अपने हजारों नेत्रों से क्या कर रहा है, बार बार प्रकृति को देख रहा है। अवलोक मतलब होता है देखना। तो यहाँ पर दोबारा मानवीकरण अलंकार के द्वारा कविता को सुसज्जित किया गया है, अलंकृत किया गया है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपनी सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार। तो इस कविता की पंक्तियों में कौन सा अलंकार आया है, मानवीकरण अलंकार आया है। चलिए हम तीसरा उदाहरण यहाँ पे अलंकार का देखते हैं। तीसरा उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी, माँ दत्ता अधिकाए, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। अब देखिए इस कविता की ये जो दोहे की लाइनें हैं, इसमें सुंदरता किस तरीके से दी गई है। यहाँ पे ये कनक शब्द जो है वो 2 बार आया है। ठीक है, कनक कनक, तो यहाँ पर एक कनक का मतलब बताया गया है गेहूं, एक कनक का मतलब बताया गया है धतूरा। धतूरा जो होता है एक्चुअली इसका प्लांट होता है, और अगर आप उसको खाते हैं तो वो क्या करता है, नशा देता है। जिस तरीके से अगर कोई शराब को पीता है या धतूरा खाता है तो उससे क्या होता है, हमें नशा होता है, हमारा दिमाग जो होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक है, हमारे दिमाग से हमारा कंट्रोल हट जाता है। तो और दूसरा कनक का यहाँ पे क्या मतलब बताया गया है, सोना। सोना मतलब गोल्ड मेटल। तो कनक कनकते 100 गुनी, माँ दत्ता अधिकाए, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो एक कनक के द्वारा यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर हम धतूरे को खा लेते हैं तो वो क्या करता है, उससे हमें नशा हो जाता है। माँ दत्ता अधिकाए, तो
या खाए बौराए जग, तो उसको खाने से क्या होता है, ये संसार जो है क्या है, बौरा जाता है। बौराने का मतलब है कि जो ब्रेन है उस पे हमारा कंट्रोल हट जाता है, हमें नशा हो जाता है, हम नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा कनक यहाँ पे बताया गया है गोल्ड, सोना। तो सोने में क्या होता है, अगर किसी को बहुत सारा सोना मिल जाए, सोना क्या है, बहुत महंगी धातु है, बहुत महंगा मेटल है। ठीक है। तो अगर किसी के पास बहुत सारा सोना, बहुत सारा धन संपत्ति हो जाए तो क्या हो जाता है, उसको अहंकार हो जाता है, वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता है। तो बहुत अधिक सोना पा जाने से क्या हो जाता है, वो व्यक्ति क्या होता है, बौरा जाता है। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आया कि कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाए, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो यहाँ पे शब्द, एक ही शब्द को दो बार इस्तेमाल किया गया है और दोनों का अलग अलग अर्थ दिया गया है। इसके द्वारा इस दोहे में सुंदरता डाली गई है, इसको अलंकृत किया गया है। तो यहाँ पर ये अलंकार का उदाहरण है। ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया कि अलंकार किस तरीके से प्रयोग होता है। कल मैंने आपको मीरा के पद पढ़ाया था, तो मीरा के पद में, उन पदों में भी अनुप्रास, यमक, अलंकार आया था। तो हर पद, हर कविता में कोई ना कोई अलंकार जरूर होता है। क्यों अगर हम कविता में अलंकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस कविता में सुंदरता नहीं रहेगी। ठीक है। तो किसी भी चीज को सुंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को यहाँ अलंकार के उदाहरण के माध्यम से ये समझ में आया कि अलंकार क्या होता है। मैम यस। मैम क्या आप ये मेखला कर पर्वत अपार ये वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? आपकी आवाज क्लियर नहीं थी जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे ये वाला। अच्छा, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का उदाहरण दिया गया है कि जो पर्वत है उस पे अनेक फूल खिले हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना दृग सुमन, तो वो जो फूल खिले हुए हैं वो मानो क्या है, पर्वत की आंखें हैं। और उन आंखों के कारण क्या है, वो पर्वत जो है इस प्रकृति को क्या कर रहा है, अवलोक कर रहा है। अवलोक मतलब होता है देखना। यहाँ मैंने एक उदाहरण ही दिया था इसका कि अलंकार किस तरीके से प्रयोग होता है हमारी कविताओं में, हमारे काव्य में। अब चलिए हम आते हैं कि ये जानते हैं कि अलंकार किस तरीके से हमारे काव्य में सुंदरता बढ़ाता है। तो इसके आधार पर अलंकार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। ठीक है। शब्द अलंकार जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप इसको संधि विच्छेद करें तो ये क्या हो जाता है, शब्द प्लस अलंकार। अलंकार। हेलो, या शब्द जमा अलंकार। तो यहाँ पे शब्द का अर्थ क्या हुआ कि शब्दों के कारण चमत्कार। जब हमारे काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार होता है, या कविता का जो अर्थ है वो बदल जाता है, या वो कविता में बार बार किसी भी व्यंजन या शब्द की आवृत्ति होती है, बार बार वो शब्द आता है, तो वो क्या हो गया, शब्द के कारण उस कविता या उस काव्य में चमत्कार हो गया। तो इसीलिए अलंकार का जो पहला भेद लिया गया है वो है शब्द अलंकार। तो शब्द जमा अलंकार, तो शब्दों के कारण होने वाले चमत्कार के कारण जो हम अलंकार प्रयोग करते हैं वो क्या है, शब्द अलंकार। ये देखिए मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे जो तीसरा उदाहरण आपको बताया था, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग या पाए बौराए, ये किसका उदाहरण है, ये शब्द अलंकार का उदाहरण है। एक ही शब्द की जो है वो आवृत्ति हो रही है, एक ही शब्द बार बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। तो ये क्या हो गया, शब्द अलंकार हो गया। फिर दूसरा उदाहरण जो अलंकार का जो भेद है वो क्या है, अर्था अलंकार। जहां पे अर्थ में अर्थ चेंज होने से या अर्थ में परिवर्तन होने से उसके माध्यम से कविता में जो चमत्कार होता है वो क्या होता है, अर्था अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए, अगर हम इस अर्था अलंकार का संधि विच्छेद करते हैं तो ये क्या हो जाता है, अर्थ जमा अलंकार। अर्थ मतलब क्या होता है, मीनिंग, और अलंकार, तो अर्थों के कारण जो कविता में चमत्कार हो रहा है वो क्या है, अर्थ अलंकार। तो
वो क्या है? अर्था अलंकार। तो मुख्य रूप से आपके सिलेबस में जो अलंकार के भेद डाले गए हैं उसमें है शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, नहीं मैम। कोई डाउट नहीं है? तो नहीं चलिए, मैम। हाँ, तो फिर हम शब्द अलंकार के भेद पर अब चलते हैं। तो मैं आपको एक एक भेद के माध्यम से बताऊंगी कि कैसे वो अलग हो रहा है दूसरे अलंकार से। ठीक है? तो पहले सबसे मैं आ रही हूँ शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार में आपने देखा कि शब्द अलंकार जो होता है, हाँ, शब्द अलंकार जो होता है वो क्या होता है? जब शब्दों के कारण हमारे काव्य में सुंदरता प्रतीत होती है या सुंदरता आती है तो वो क्या हो जाता है? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं शब्द अलंकार के। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार क्या होता है इसको मैं उदाहरण के माध्यम से बता रही हूँ, बाद में मैं इसका विस्तृत अध्ययन आपको कराऊंगी। तो अनुप्रास क्या होता है? जहां पे एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। देखिए, मैंने यहाँ उदाहरण लिया है रघुपति, राघव, राजा, राम। तो हर अक्षर में जो पहला व्यंजन है वो क्या है? रा है। तो इसमें बार बार क्या हो रहा है? रा की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे आप देखिए अनुप्रास अलंकार में जो मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ, रघुपति, राघव, राजा, राम। तो यहाँ पे देखिए रघुपति में रा, राघव में रा, राजा में रा और राम में रा। तो बार बार इस पद्य के इस पंक्ति में क्या आ रहा है? रा की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति का मतलब होता है वो अक्षर या वो व्यंजन है वो बार बार आ रहा है। तो ये क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। ये शब्द अलंकार का पहला भेद है। फिर आती हूं मैं दूसरे पे, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द जो है वो 2 या 2 से अधिक बार आता है परंतु उसका अर्थ जो है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे घटा जो है अर्थ उसका क्या है? बादल। आप लोग जानते हैं जब बारिश होती है तो उस समय काले बादल होते हैं आकाश में, तो उसको घटा बोला जाता है। और यहाँ पे इस घटे का क्या अर्थ है? इस घटा का अर्थ है कम होना। इस घटा का अर्थ है कम होना। तो यहाँ पे एक ही शब्द जो है वो 2 बार आया है पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे घटा जो है वो काले बादल को कहा गया है, यहाँ पे घटा जो है वो घमंड को, कम होने को या कोई चीज घटने को कहा गया है। ठीक है? सॉरी क्लास। फिर तीसरा उदाहरण जो है शब्द अलंकार का है वो है श्लेष। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द जो है वो आता है एक बार लेकिन उस शब्द के अर्थ अलग अलग उसमें लिए जाते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। अब यहाँ पे जो रहीम जी का ये दोहा है इसमें पानी के बारे में बताया गया है, लेकिन ये जो रहीमन जो पानी है यहाँ पे इस पानी के 3 अलग अलग मतलब हैं। ठीक है? तो पानी का यहाँ पे क्या मतलब है? रहीमन पानी राखिए। तो पानी का मतलब मोती के लिए क्या है? चमक है, कि अगर मोती में चमक ना हो तो वो किसी काम का नहीं, उसको कोई भी प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है? फिर मानुस। मानुस मतलब क्या होता है? मनुष्य या ह्यूमन। ठीक है? तो ह्यूमन बीइंग जो है अगर उसकी इज्जत नहीं है, उसका मान नहीं है, सम्मान नहीं है तो उसका क्या है? कोई मोल नहीं है। तो यहाँ पे पानी मानुष के लिए किस उसमें यूज किया गया है? इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, मान के लिए। फिर इसी तरीके से आता है चून। चून मतलब यहाँ पे आटा। यस।
तो चून यहाँ पे जो लिया गया है आटा, उस आटे का कोई प्रयोग नहीं हो सकता है अगर हम उसको पानी मिलाकर उसको तैयार ना करें। तो क्या हम उससे अपना खाना या रोटी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो यहाँ पे एक पानी के 3 अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए ये क्या है? श्लेष अलंकार। जहाँ पे एक ही शब्द के अलग अलग उसमें अलग अलग अर्थ होते हैं तो वो क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। अब शब्द अलंकार के इन तीनों अलंकारों का हमें विस्तृत अध्ययन यहाँ पे करना है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे शब्द अलंकार के जो 3 भेद आपको पढ़ने हैं, अब मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ तक क्लियर है? शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। अनुप्रास, अनुप्रास जिसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। यमक, जहाँ पे एक ही शब्द जो है वो कई बार प्रयोग होता है और उसका अलग अलग अर्थ होता है। श्लेष में किसी भी दोहे या कविता की पंक्ति में वो शब्द एक बार आता है बट उसके साथ अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये है शब्द अलंकार के 3 भेद जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। चलिए मैं आती हूँ, पहले सबसे मैं आ रही हूँ अनुप्रास अलंकार पे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा मैं आपको यहाँ पे बता दूं। जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर एक ही वर्ण या एक ही व्यंजन जो है बार बार आकर कविता में सुंदरता बढ़ाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेती हूँ। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब देखिए इस पंक्ति में बार बार क्या है? ता शब्द आ रहा है। ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ता, तरिणी, ता, तनुजा, ता, तट, ता, तमाल, ता, तरुवर, ता। तो एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार इस कविता की पंक्ति में हो रही है। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किस प्रकार अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब मैं यहाँ पर एक उदाहरण और लेती हूँ इसका अनुप्रास अलंकार का। देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। आप लोग को चारु चंद्र समझ में आया? चंद्र मतलब होता है चंद्रमा, और उसकी चंचल किरणें जो मून की रेज होती हैं वो क्या कर रही हैं? पानी में और थल, थल मतलब होता है जमीन, अर्थ, उस पर गिर रही हैं। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो यहाँ पे देखिए चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। आवृत्ति मतलब होता है जो वर्ण बार बार आ रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चारु चा आया है, चंद्र चा आया है, चंचल चा आया है। तो यहाँ पे चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यह क्या है? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखती हूँ। यहाँ पे देखिए अगेन इस कविता की पंक्ति में भी चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। नभ पर चमचम चपला चमकी। तो नभ मतलब होता है आकाश और चपला मतलब होता है बिजली या विद्युत। ठीक है, बिजली या विद्युत आप इस तरह से कह सकते हैं, जब आकाश में बादल घिरते हैं तो उस समय बिजली चमकती है और वर्षा होती है, तो उसको चपला बोला गया है। यहाँ पे इसको पर्यायवाची है ये बिजली का, और इसका दूसरा पर्यायवाची है विद्युत। तो नभ पर चमचम चपला चमकी। यस, बड़ी बेटी बाल बाल बची। हाँ सही है, उसमें बावर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हुआ ये। ठीक है, तो चमचम चपला चमकी, तो यहाँ पे बार बार चावर्ण की आवृत्ति हो रही है। ये उदाहरण मैंने आपको पहले भी बताया था। रघुपति राघव राजा राम, जहाँ पे रावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। एक उदाहरण और हम देख लेते हैं इसका। कर कानन कुंडल मोर पखा। तो यहाँ पे कर में का आया है, कानन में का आया है, कुंडल में का आया है। यहाँ पे कृष्ण भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो उसमें ये पंक्ति आई है, कर कानन कुंडल मोर पखा। तो इस पंक्ति में बार बार का वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो ये क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। तो अनुप्रास अलंकार आप लोग को क्लियर हुआ कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर
एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, तो आप किसी भी कविता की पंक्ति को जब आप पढ़ते हैं और अगर आप उसमें देखते हैं कि एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वहां पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, ये क्लियर है? यहां तक आपको कोई डाउट अनुप्रास अलंकार में? नहीं मैम। चारवी आपको क्लियर है? चारवी आपको Yes, क्लियर ma'am. है? हाँ ठीक है। मैम। हाँ। ये अनुप्रास के उदाहरण में 3 से ज्यादा शब्द एक टाइप के रहने चाहिए क्या? 2? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा, कहीं कहीं पर आपको केवल 2 शब्द मिलेंगे जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया था, चमचम अगर आया, यहाँ पे लिख देते विद्युत, तो भी चा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई, मतलब वो वर्ण 2 बार आया, तो वहां पे वो अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, किसी भी कविता की पंक्ति में अगर एक वर्ण एक से ज्यादा बार आ रहा है तो ये माना जाता है कि वो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी शब्द की जो शुरुआत हो रही है अगर उसमें वो वर्ण बार बार आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हर पंक्ति के अंत में एक ही जैसा वर्ण आ रहा है, तो वो वर्ण भी क्या होगा, अनुप्रास का उदाहरण होगा, अनुप्रास अलंकार का, क्योंकि वहां पे उस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो आप लोग इस तरीके से समझिए कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पे किसी भी कविता की पंक्ति के किसी भी शब्द के शुरुआत या अंत कहीं पर भी कोई भी एक वर्ण जो है अगर वो बार बार आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। मैं आपके पास मैं आपको यहाँ पे वर्ण बोलकर एक उदाहरण बता रही हूँ अनुप्रास का, ये समझिए। बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो इसमें देखिए सा वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, मतलब वो किसी शब्द के अंत में भी आ रहा है और किसी शब्द की शुरुआत में भी आ रहा है, तो लेकिन सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए ये अनुप्रास का उदाहरण होगा। मैं एक बार फिर पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये तुलसी का पद है। बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब सुरुचि में सा से शब्द की शुरुआत हो रही है, सुबास मतलब होता है महक, तो सु यहाँ पे सा से शुरुआत हो रही है, सरस में सा से उस शब्द की शुरुआत भी हो रही है और अंत भी हो रहा है। तो क्योंकि बार बार सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार सा वर्ण आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया कि अनुप्रास क्या है, जहां पे एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, मतलब वो वर्ण बार बार आए। ये कोई जरूरी नहीं कि वो शुरुआत में आ रहा है कि अंत में आ रहा है, लेकिन अगर वो वर्ण बार बार आ रहा है तो वो क्या होगा, अनुप्रास का उदाहरण होगा। जैसे कि मैं ये एग्जाम्पल जो आपको दिया है मैंने, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। अब इस कविता की पंक्ति में चा वर्ण की आवृत्ति तो हो रही है बार बार, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो ला वर्ण की आवृत्ति भी 3 बार हुई है। तो यहाँ पे हम चा और ला दोनों को अनुप्रास के उदाहरण में ले सकते हैं। ठीक है, श्री गौरी आपको क्लियर है? श्री गौरी, हाँ मैम। आपको क्लियर है? हाँ जी मैम। ठीक है, तो अनुप्रास आप लोग को समझ में आ गया कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी। मैं क्या नेक्स्ट पे आप लोग के आगे चलूं, कि आप लोग इसको समझना है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं मैम। मैं यमक अलंकार पे फिर चल रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। शब्द अलंकार का दूसरा अलंकार जो है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, जहां पर एक ही शब्द जो है वो 2 या 3 बार किसी दोहे या कविता की पंक्ति में आता है, परंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। वो क्या होता है, यमक अलंकार होता है, जहां पर एक ही शब्द जो है वो बार बार आएगा, लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ जो है वो अलग होगा, तो वो क्या हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। जैसे मैं यहाँ उदाहरण देती हूँ, ये बहुत इजी है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है।
तो यहाँ पे ये जो बेर शब्द है उसका अर्थ होता है टाइम या बार। ठीक है, हम घर में जनरली हम घर में कितनी बार खाना खाते हैं? एक बार हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर हम लंच करते हैं, फिर इवनिंग स्नैक्स लेते हैं, फिर डिनर करते हैं, तो 4 बार खाते हैं। तो इस बार मैम। तो यहाँ पे इस बेर का अर्थ है बार, मतलब पहले वो जो थी वो क्या करती थी? 3 बार खाती थी। अभी क्या हो गई उसकी हालत? 3 बेर खाती है। यहाँ पे बेर जो है वो एक फल को कहा जाता है, एक टाइप का फ्रूट होता है जिसके बीच में सीड होता है, तो उसको बेर कहा जाता है। बेर जो होता है वो बहुत ही छोटा सा फल होता है। तो अभी पहले उसकी क्या कंडीशन थी कि 3 बेर खाती थी, मतलब वो दिन में 3 बार खाती थी, और अभी उसकी क्या हालत है? वे 3 बेर खाती है। मतलब अब ये कंडीशन हो गई है कि केवल 3 छोटे छोटे बेर जो हैं वो खाती है। तो यहाँ पे ये यमक अलंकार का उदाहरण दिया गया है कि 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। और बेर शब्द जो है वो 2 बार आया है, बट दोनों ही बार उसका अर्थ अलग है। यहाँ पे बेर मतलब समय या बार को बोला गया है, यहाँ बेर मतलब एक प्रकार का फल होता है उसको बोला गया है। इसलिए इस पंक्ति में जो है यमक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, But how will we get to know the difference between the two words? between two words, what is the question? Can you repeat please? मैम इधर बेर का मतलब बैर होता है और बैर मतलब दुश्मनी होता है, यहाँ मैंने बेर लिखा है। हाँ, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? नहीं मैम कुछ नहीं। हाँ, तो बैर मतलब दुश्मनी होता है जब इसमें अय की मात्रा आती है, यहाँ पे ई मात्रा है, तो ये क्या है? बेर। बेर मतलब यहाँ पे बार को बोला गया है, और बेर मतलब एक प्रकार का फल होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है और उसको खाया। ठीक है, दूसरा उदाहरण मैं लेती हूँ यहाँ पे, कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कनक शब्द जो है वो 2 बार आया है, बट दोनों ही बार उसका अर्थ है। पहली बार कनक का अर्थ क्या है? ये उदाहरण मैंने अभी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे पहली बार कनक का अर्थ लिया गया है धतूरा, और दूसरी बार कनक का अर्थ लिया गया है सोना। सोना जो है मेटल होता है, गोल्ड मेटल, उसके जेवर बनते हैं, उस सोने को, उस गोल्ड को बोला गया है। और यहाँ पे कनक धतूरे को बोला गया है। तो कनक कनकते 100 गुनी, तो अगर कोई धतूरे को खा लेता है तो क्या होता है? नशे के कारण वो बौरा जाता है। और अगर किसी को बहुत सारा धन संपत्ति एक साथ मिल जाए तो वो क्या होता है? उसके अहंकार में बौरा जाता है, मतलब वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता है। तो यहाँ पे ये इस दोहे में कनक शब्द के कारण क्या है? ये यमक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि एक शब्द जो है वो 2 बार आया है और दोनों ही बार उसके अलग अलग अर्थ हैं। तो आपको यहाँ पे यमक अलंकार क्लियर हो रहा है। मैं एक उदाहरण से आपको और बताती हूँ यमक अलंकार। चलिए यहाँ पे आती हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे घटा का अर्थ है बादल या काले बादल, और घमंड मतलब होता है अहंकार, या हम लोग घटा, और घटा मतलब होता है कोई चीज घटना, डिक्रीज होना या लेस होना या कम होना। तो यहाँ पे काली घटा मतलब काले बादल, और इस घटा का अर्थ है कम होना, इसलिए इस पंक्ति में क्या है? यमक अलंकार है। चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट दोहा है, ये कबीर दास जी का बहुत ही फेमस है, ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है। तो इसमें देखिए यमक अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ठीक है, तो अब यहाँ पे माला फेरत जुग भया और मिटा न मन का फेर। ठीक है, कि माला फेरते फेरते, माला फेरना क्या, कई लोग पूजा करते समय क्या करते हैं? मंत्र जपते हैं, माला को फेरते हैं, माला के मन के जो होते हैं, मोती जो होते हैं, उसके द्वारा मंत्रों का जाप करते हैं। तो यहाँ पे उस चीज को बताया गया है कि लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं तो उस माला को फेरते रहते हैं, अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद करते रहते हैं। कर का मन का डार दे, मन का फेर।
कर का, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है मन का, और फिर यहाँ पे एक शब्द आया है मन का। तो ये जो शब्द है यहाँ पे कर का, मन का मतलब यहाँ पे मोती को लिया गया है, और यहाँ पे मन का फेर, जो हमारे मन की दूषित सोच है, विचार है, जो हमारा अहंकार है, उसको यहाँ पे बताया गया है मन का फेर। मतलब इतनी पूजा किया लेकिन उससे भी क्या हुआ, हमारे मन का जो है फेर नहीं गया। लेकिन अगर हम सच्चे अर्थों में अपने मन को शुद्ध कर दें तो क्या होगा, हमारा मन जो है वो शुद्ध हो जाएगा, उसके जितने भी दूषित विचार हैं वो हट जाएंगे। तो यहाँ पे जो मन का शब्द आया है, ये देखिए इसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, 2 बार ये शब्द आया है, दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, एक मन का अर्थ है मोती, और दूसरे का अर्थ है मन के दूषित विचार, जिसको हम दूर करना चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं इसमें, मतलब कबीर दास जी ने पूजा पाठ पर व्यंग किया है कि माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे मन का फेर। तो यहाँ पे अगर कोई पूजा करता रहता है, पूरे समय पूजा करता रहता है, फिर भी उसे क्या होता है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन अगर वो सही मायनों में अपने मन से दूषित विचार निकाल दे और अपने परमात्मा को पाने की कोशिश करे, तो क्या होगा, उसको वो ईश्वर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मन का शब्द 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पे ये यमक अलंकार का उदाहरण है। आपको यमक अलंकार समझ में आ गया है? किसी को कोई डाउट? यमक अलंकार में नो मैम। नहीं मैम। क्लियर है? यमक जी मैम। में आएगा। नेक्स्ट में आ रही हूँ उस पे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो है, ये क्या होता है, श्लेष का अगर हम अर्थ लेते हैं, आप लोग ग्लू जानते हैं, ग्लू जो होता है, श्लेष मतलब कोई चीज चिपकना, मतलब जैसे ग्लू किसी चीज को स्टिक कर देता है, उस तरीके से श्लेष का क्या है कि वो चिपकना होता है इसका अर्थ। लेकिन श्लेष अलंकार की अगर हम परिभाषा लेते हैं, श्लेष शब्द का अर्थ जो है वो है चिपकना, लेकिन अगर हम श्लेष अलंकार की परिभाषा लेते हैं तो क्या होता है, जहां एक ही शब्द जो है किसी भी दोहे या कविता की पंक्ति में आता है, परंतु हर बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, ये आपके सिलेबस में श्लेष अलंकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पहला वाला मैं दोहा ले रही हूँ, ये आपने शायद 9th ग्रेड में पढ़ा भी होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उगरे मोती मानुस चून। तो यहाँ पे पानी का अर्थ 3 उसमें लिया गया है, मोती के उसमें, मानुस के उसमें और चून के उसमें। ठीक है, तो पानी के एक ही बार ये पानी शब्द आया है, लेकिन अर्थ उसके जो है हर बार अलग अलग हैं, इसलिए ये क्या है, श्लेष अलंकार का उदाहरण है। फिर दूसरा मैं यहाँ पे लेती हूँ, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। ठीक है, तो यहाँ पे इस कविता की पंक्ति के माध्यम से सुवरन शब्द को बताया गया है। यहाँ पे सुवरन शब्द के जो हैं 3 अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है, चरण धरत चिंता करत, चरण मतलब होता है पैर, वो जमीन पे पैर को रखते हुए चिंता कर रहा है, चितवत चारों ओर, और चारों ओर देख रहा है, सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। कवि क्या होता है, कवि किसको बोलते हैं हम, पोएट को, जो कविता लिखता है। ठीक है, तो सुवरन शब्द क्या होता है, सुवरन यहाँ पे कवि के लिए सुवरन का अर्थ है सुंदर शब्द या सुंदर वर्ण। कवि जो है वो हमेशा क्या करता है, सुंदर शब्दों को खोजता रहता है अपनी कविता को लिखने के लिए, अपने काव्य को लिखने के लिए। इसी तरीके से दूसरा लिया है मैंने शब्द व्यभिचारी। व्यभिचारी क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसका मतलब स्त्रियों में जो है अधिक इंटरेस्ट होता है, या अधिक उसको स्त्रियों के प्रति अधिक आकर्षित होता है। तो यहाँ पे व्यभिचारी के लिए सुवर्ण शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री या सुंदर लेडी या सुंदर औरत, जो भी आप बोलिए। वह व्यभिचारी पुरुष जो होता है वो हमेशा क्या करता है, सुंदर स्त्री को खोजता रहता है। और चोर, चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ यहाँ पे स्वर्ण लिया गया है, गोल्ड में लिया गया है, कि चोर जो होता है वो हमेशा क्या, सोने की तलाश में रहता है, उसको हमेशा उसको चुराना होता है, अपने आप को अधिक अमीर बनाने के लिए वो हमेशा सोने को खोजता रहता है। तो यहाँ पे
सुवर्ण शब्द का अर्थ जो है 3 लोगों के लिए अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। तो कवि के लिए सुवर्ण सुंदर शब्द है, व्यभिचारी के लिए सुवर्ण सुंदर स्त्री है, और चोर के लिए सुवर्ण गोल्ड मेटल या जो आप बोलते हैं स्वर्ण धातु है। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए सुवर्ण अलग अलग है। तो यहाँ पे ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। एक बार हम उसको रिकैप कर लेते हैं पूरा जो आपने पढ़ा अभी तक, इसके बाद मैं आगे जाऊंगी। तो आज हमने अलंकार पढ़ा। अलंकार क्या होता है? जब हम काव्य या शब्दों तथा अर्थों के माध्यम से या किसी भी तत्व के द्वारा जब हम कविता को सुंदर बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है? अलंकार हो जाता है। मूल रूप से अलंकार के जो हैं 2 भेद माने गए हैं, एक है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है? जहां शब्दों के कारण चमत्कार होता है वो शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार क्या होता है? जहां अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है कविता में, वो अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार के आज मैंने मुख्य रूप से 3 भेद आपसे डिस्कस किए। एक है अनुप्रास। अनुप्रास क्या होता है? जहां पे किसी भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार होती है। यमक क्या होता है? यमक जहां पे एक शब्द जो है 2 या 2 से अधिक बार आता है परंतु उसके अर्थ हर बार अलग अलग होते हैं। श्लेष क्या होता है? जहां पर कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु हर वस्तु के लिए उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां पे वो श्लेष अलंकार होता है। अगर अब आप लोगों को कोई डाउट है तो यू कैन प्लीज आस्क, तब मैं कल आपको आगे अर्थ अलंकार पढ़ाऊंगी। किसी को कोई डाउट है? नहीं मैम। गौतम, आपको कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। चलिए, तो गौतम आप ये बताइए कि नभ पर चमचम चपला चमकी, ये किस तरीके से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है? I not get you. नभ पर चमचम चपला चमकी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये किस तरीके से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है? मेरा क्वेश्चन ये है। Anybody wants to try? हर्ष, हर्ष, अमन। मैम हाँ, ये अनुप्रास, हाँ, ये किस प्रकार अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है? मेरा क्वेश्चन ये है। मैम वो फर्स्ट वाला नहीं, यहाँ पे सभी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। मेरा क्वेश्चन है कि नभ पर चमचम चपला चमकी, ये किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है? हम क्योंकि चावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोग को अलंकार पढ़ाया क्योंकि हिंदी के आप लोग का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है और उसमें ग्रामर में ये अलंकार टॉपिक ऐड हुआ है। तो आई होप आप लोग को आज मैंने जितना पढ़ाया वो आप लोग को क्लियर हुआ है। तो कल अर्थ अलंकार में आप लोग को रूप से 5 प्रकार पढ़ाने हैं अर्थ अलंकार के, जो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.